नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज़ इंडिया। आज सुबह एक खबर देख रहा था जिसमें कपड़े व्यापारियों के ऊपर बातें चल रही थी। तो मुझे लगा कि डिज़ाइनर से बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना महामारी में किसी ने भी डिज़ाइनर्स की बात नहीं करी। बजट भी आया 20 लाख करोड़ का, उसमें भी डिज़ाइनर्स के बारे में स्पेसिफिकली कहीं पर जानकारी नहीं थी। तो मेरे एक सीनियर भी हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, रिखिल नागपाल जी। वो आज हमसे जुड़े हैं। एक्स प्रिंसिपल है एसडीपीएस वुमेन्स कॉलेज के, एक्स एचओडी हैं एमआईटी यूनिवर्सिटी के फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के, और अभी उनका खुद का ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है लर्न विद रिखिल नागपाल। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी रिखिल जी, आप हमसे जुड़े। अगर इंट्रोडक्शन में मैंने कहीं गड़बड़ कर दी हो तो आप बता दीजिएगा। नहीं प्रशांत, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। हेलो ऑल। तो रिखिल जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए कि कोरोना ने कितना बुरा हिट किया है आपकी फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री को। प्रशांत, शायद सवाल तुम्हारा बहुत सही है। कितना नहीं, कितने तक हिट कर सकता है, क्योंकि अभी जितना हिट किया है दैट इज ओनली द टिप ऑफ आइसबर्ग। वो बस छोटा सा हिस्सा है जो अब अभी जानते हैं। लेकिन फैशन इंडस्ट्री जो है बेसिकली लग्जरी इंडस्ट्री। पहले हम जरूरत से कपड़ा खरीदते हैं, उसके बाद जब हमारे पास थोड़ा सा डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा बढ़ जाता है तो हम अच्छे डिजाइन के कपड़े, और उसी तरह डिजाइन स्कूल्स इंडिया में डेवलप भी हो रहे हैं। और काफी मैन्युफैक्चरिंग जो बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज में अच्छे डिजाइन क्लोथ्स जाते हैं, उसके लिए इंडिया फेमस है। चाइना बल्क मैन्युफैक्चरिंग करता है, जबकि हिंदुस्तान या इंडिया फेमस है इस चीज के लिए कि हम हर तरह का डिजाइन टाइमलाइन में बनाकर दे सकते हैं। लेकिन अब जब इस सारी चीजों से, कोरोना से खासकर, चाइना ग्रस्त है, हमारा यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन मार्केट पूरा तहस नहस हो चुका है बेसिकली। कुछ जगह कुछ छोटे मोटे ऑर्डर्स चल रहे हैं। यूएस में भी मार्केट बंद है, बिकॉज जो बड़े बड़े रिटेल स्टोर है जो यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, यहाँ से बाय करते हैं, वो सभी, उनका बिजनेस बंद है अब, और वो उस तरीके से नहीं चल रहा। उसके अलावा अगर हम उनका बिजनेस खुल भी जाए, हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर पाए, कितने सारे प्रॉब्लम्स हमें अब बीच में आ रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है। सो जिनके ऑलरेडी ऑर्डर कंफर्म थे, देवर मैन्युफैक्चरिंग इट, वो बना रहे थे, उनको भी पता नहीं है कि उनका ऑर्डर जो है आपको जाएगा, डिस्पैच होगा या नहीं, पेमेंट आएगी या नहीं। और तकरीबन हमारी कंट्री में सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टेक्सटाइल फील्ड है। तो बीट फैब्रिक, बीट गारमेंट, हर चीज बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुई है, क्योंकि जो लोग घर पर भी बैठे हैं उनको ये नहीं पता कि उनके हाथ में नौकरी रहेगी या नहीं। कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने अभी मुझे फोन करके पूछा, और मैंने उनको यही बताया कि इस टाइम पर हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, बल्कि शायद अपने लिए काम कर सकते हैं जिससे कि चीजें सुधर जाए। ठीक है रिखिल जी, जैसा कि आपने बताया कि अभी हमने सिर्फ एक टिप देखा है जो कि बुरा टाइम आने वाला है। तो आपको क्या आपने जैसे बोला कि सेकंड नंबर पर आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पर, जो फैशन डिजाइनिंग होती है। तो आपको अभी आने वाले समय में क्या लगता है कि, क्योंकि जैसे कि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आने वाले समय में माहौल और ज्यादा खराब होने वाला है, तो वो आपकी इंडस्ट्री में क्या, उसकी क्या हालत रहेगी। सी हमारी इंडस्ट्री सिर्फ कपड़े बनाने के अलावा कुछ और टेक्निकल टेक्सटाइल्स भी बनाती है, जिसकी वजह से शायद मार्केट थोड़ा सा संभला रहे। लेकिन कुछ कंपनियों के लिए, जैसे कि पीपी किट्स, मास्क, ये भी हमारी ही इंडस्ट्री का हिस्सा है। कुछ चीजें जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जो बेसिक गारमेंट्स, जो रेगुलर वेयर आपको रिक्वायर्ड रहेंगे, वो वहां पर रहेंगे, अभी उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी। किड्स वेयर हो गया, जिसमें मतलब लो कॉस्ट किड्स वेयर जो भी पॉसिबली अभी अवेलेबल करवा पाएगा, अगेन इट्स गोना बी इन द मार्केट। बट अगेन अगर आप बात करें मास्क के लिए, तो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ मास्क के लिए, चाहे वो टेक्निकल टेक्सटाइल्स रिक्वायर्ड है, या नॉर्मल 3 प्लाई लेयर्ड फैब्रिक रिक्वायर्ड है, या नॉन वोवन रिक्वायर्ड है, दैट बिलोंग्स टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री। लेकिन जो रेगुलर हमारा मेजर स्टेक होता था, जिसको हम बोलते हैं कि डिजाइनर वियर, बी इट एनी फेमस डिजाइनर या कोई स्मॉल टाइम डिजाइनर्स भी हैं, जो बुटीक ऑनर्स भी हैं छोटे छोटे शहरों के, हर कोई बुरी तरह से इम्पैक्ट होगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन डिस्पोजेबल इनकम। आपके पास कितना पैसा कपड़ों पर खर्च करने के लिए है। जब बुनियादी जरूरतें ही पूरी नहीं होंगी लोगों की, तो मेरे हिसाब से वो इस दिशा में जाना कम प्रेफर करेंगे, इसकी तरफ,
अवॉइड करेंगे। और ये सिर्फ भारत का नहीं, ये पूरे विश्व का ऐसा हाल रहेगा कि यूएस हो, यूके हो, अल्टीमेटली एवरीवन विल बी फोकसिंग ऑन बेसिक नीड्स। पहली वो चीज हमेशा बुनियादी जरूरतों की तरफ जाएंगे। और अगर आज के मार्केट में हमें सरवाइव करना है तो हमने जो ये लिमिटेड डायरेक्शंस हमने अभी बात किया, डिस्कस किया इसके बारे में, उन पर काम करने से हमें कुछ राहत मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम पूरा का पूरा बिजनेस जो है उस लेवल पर लेकर आ पाएंगे, लेकिन कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि किड्स वियर अवॉइड नहीं किए जा सकते। बढ़ते बच्चों के लिए कपड़े अगर छोटे हो जाएंगे तो वो बदलने ही पड़ते हैं, समझ सकते हैं आप। लेकिन सोचिए, आप में, हम जिस उम्र में हैं, अगर हमारे साइजेस ऐसे फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होते हैं, पीपल जब तक वो कपड़े यूज किए जा सकते हैं उनको यूज करेंगे। एट ऑल टाइम ऑफ रिसेशन, जब हम बात करते हैं, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो फोकस क्या हो जाता था कि जो जरूरत की चीजें होती थी सिर्फ उन पर फोकस होता था और डिजाइन को सबड्यू कर दिया जाता। इवन इन रिसेशन ऑफ 2008 इसका इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन अभी जो हम रिसेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ पेंडेमिक को विटनेस कर रहे हैं। रिसेशन इज येट टू कम, बिकॉज जब बहुत सारी नौकरियां जाएंगी, बहुत सारे लोग अपने ईएमआईज नहीं पे कर पाएंगे, तो सोचिए क्या वो डिजाइन और कपड़े पर फोकस कर पा रहे हैं। चलिए, जैसा कि आपने बताया कि आपको शायद बिजनेस भी स्विच करना पड़ सकता है लोगों को, पर आपने जैसा बताया कि बढ़ते हुए बच्चों की क्लोथिंग नहीं रुकेगी, वो बनेगी। वैसे ही आपने बताया कि पीपीई किट्स वगैरह बनाना आपकी ही इंडस्ट्री में से आता है। तो आप, जैसे आपने तो बहुत अच्छे सुझाव दिए, आप इसमें ही कुछ और सोल्यूशन दे सकते हैं जो कि लोग कपड़ा इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए हैं, लोग जो इस फील्ड में, जो आगे इसी फील्ड में रहना चाहते हैं, बिजनेस चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके यकीनन दोस्त रहे होंगे जिनसे आप बातचीत भी करते रहे होंगे, वो अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते होंगे आपसे। बिल्कुल सही कह रहे हो प्रशांत आप। आई रिमेम्बर इन 2014 वी वर डिस्कसिंग अबाउट, हम मतलब बात कर रहे थे कि 3D क्लोथिंग के बारे में। ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुके हैं, बहुत टाइम से आ रहे हैं, लेकिन हमारे इंडिया में उनको यूज नहीं किया जाता है, जिनसे जो हमारी प्रोसेस है गारमेंट बनाने की, जो फिट सैंपल बनाना और उसको अप्रूव करवाना, उस प्रोसेस को शॉर्टन किया जा सकता है। तो आने वाले टाइम में वो 3D सॉफ्टवेयर जिनको आते हैं, या मार्केटिंग के लिए, सेलिंग के लिए हम प्रॉपर फोटोशूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, लिमिटेड एक्सपेंसेस लोगों को मैनेज करने होंगे। तो जो ग्राफिक डिजाइन है उसमें थोड़ा सा इनपुट बढ़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ इनपुट थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ेगा इस पर्टिकुलर सेक्टर में। हर सेक्टर में बढ़ रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्टर में। और टिपिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, कि जैसे मैंने किड्स वेयर बताया आपको, वैसे ही कुछ जो एसेंशियल वेयर्स हैं उनकी सेल्स पर वर्क होगा। जैसे कि हम इनर वेयर्स की बात करते हैं, ऑब्वियसली लॉन्जरीज वोंट बी सेलिंग, बट यस, इनर वेयर्स, बेसिक इनर वेयर्स वुड बी सेलिंग इन दैट। पीपीई किट्स हमने ऑलरेडी बात की, टेक्निकल टेक्सटाइल्स में आता है, मास्क हमने बात किया। इवन आई हैव गाइडेड फ्यू ऑफ द पीपल जो हैंडीक्राफ्ट में है और जो हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर वर्क करते हैं और उस तरह का स्पेशल कपड़ा यूज करते हैं, वो भी अभी मास्क बना रहे हैं और उनके मास्क लोगों तक पहुंच रहे हैं। दे आर अर्निंग एट दिस टाइम, दे आर रीचिंग टू पीपल। सो डरने से ज्यादा हमें रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है। हम जानते हैं कि कुछ ही लिमिटेड एरिया में हम फोकस अपना बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको लो कॉस्ट क्लोथिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी। सो यस, हमें अपनी सप्लाई चेन को एफिशिएंटली मैनेज करना होगा, हमें अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस करना होगा, एंड ऑब्वियसली वी कैन नॉट टॉक अबाउट लेविश क्लोथिंग इन डिजाइनर वेयर एट दिस टाइम, क्योंकि आप जानते हो कि सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ स्पेंड होता है वो किसी भी वेडिंग वेयर पे होता है। भले ही आप वेडिंग अटेंड करने जा रहे हो, भले ही आपकी वेडिंग है या आप पार्ट ऑफ फैमिली, आपकी फैमिली में वेडिंग है, it is always termed as big fat Indian weddings and every designer is looking towards it, क्योंकि जब भी वेडिंग्स होती हैं तो डिजाइनर्स को अच्छा काम मिलता है। यू कैन एक्सपेक्ट 5 लाख 20 लाख के लहंगे, इट्स वेरी कॉमन। वो रिड्यूस जरूर होंगे, कुछ जगहों पर फिर भी अप्लाई होंगे, लेकिन आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब ये सोसाइटल जो सेलिब्रेशंस है, लाइक मैरिजेस और भी तरह की सेलिब्रेशन, जब वो ही रुक जाएंगी तो उसमें वेयर करने की क्लोथिंग्स जो है वो तो रेस्ट्रिक्ट भी जाएंगी ना। सो दैट्स गोना बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस। ठीक है रिखिल जी, आप ऑनलाइन कोचिंग भी देते हैं अपने फील्ड में, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऑनलाइन कोचिंग जब आप देते हैं, वो क्योंकि आप एचओडी रहे हैं, आपने पढ़ाया भी है और अब आप ऑनलाइन कोचिंग भी दे रहे हैं और आप डिजाइनिंग सिखाते हैं दोनों ही जगह पर, आप उसमें इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में भी शायद जानकारी रखते होंगे।
तो मुझे ये जानना है कि ये एक एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक होगा कि ऑनलाइन जो आप एजुकेशन देते हैं और जो आप फिजिकली देते हैं, तो उसमें डिफरेंस कितना है और कितना ऑथेंटिक है, दोनों ही अलग अलग अपने अपने पर्सपेक्टिव पे। क्योंकि मैं प्रशांत, बात मैं कर यहाँ रहा पर था ये नहीं कहूंगा कि एक एजुकेटर से, उन्होंने बोला कि आपको एक फिजिकल टीचर की जरूरत हमेशा रहेगी, आप कितना भी डिजिटल हो जाए। तो इसमें आपका क्या कहना है? प्रशांत, आज जो कही गई है, जिस भी एजुकेटर ने कही है, वो परफेक्टली ऑल राइट है। आने वाले कुछ सालों के लिए बिल्कुल सही बात है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह कंट्रोल ले लेगा तो शायद हमारी बात इतनी सच ना रहे। लेकिन आज के समय में, आज भी भले हम डिजिटल चले जाए, इट वॉज नॉट इंटेंशनल। डिजिटल एजुकेशन, यूडेमी जैसी वेबसाइट्स, कोर्सेरा जैसी वेबसाइट काफी समय से एग्जिस्ट करती है। इट्स बीन 10-12 इयर्स। इवन मेरा कोर्स भी पब्लिश्ड है यूडेमी पे, एंड पीपल आर एनरोलिंग इट। आई एम टीचिंग ऑलमोस्ट 2600 स्टूडेंट्स ऑनलाइन, क्योंकि मेरा ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड पब्लिश्ड कोर्स मैंने उस पर डाला हुआ है, एंड आई एम ऑल्सो अपडेटिंग इट। स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम इट। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग बहुत ही हाईली मोटिवेटेड हैं और सीखना चाहते हैं, उनके लिए पब्लिश्ड कोर्सेज आर ब्लिस। वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन नॉट एवरीवन इन द क्लास अंडरस्टैंड्स एंड लर्न इन द सेम वे। मोस्ट ऑफ द टाइम, इंडिया में भी बाहर भी, एक टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो खुद ही पढ़ लेते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास मीडियोकर बच्चे होते हैं, उनको जो मोटिवेशन है वो टीचर के एक्ट से, टीचर के बात करने के तरीके से और उसके थोड़ा ध्यान देने से ज्यादा मिलता है। अब जिन्होंने नहीं पढ़ना है वो भी खैर इस मामले में पढ़ने के लिए आ जाते हैं, और एजुकेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा उसको स्ट्रीमलाइन कर सकता है। लेकिन अल्टीमेटली हम लोग चॉइस से अभी ऑनलाइन पर शिफ्ट नहीं हुए, ये मजबूरी थी। ये बहुत बड़ी मजबूरी थी। हालांकि इसने हमें एक लेसन दिया है कि वी आर स्टिल नॉट रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड प्रशांत, एक चीज और है जो सबसे ज्यादा कचोटती है यहाँ पर, कि जिन बच्चों के पास थोड़ी समृद्धि है, उनके पेरेंट्स थोड़े से समृद्धि है कि फोन अवेलेबल करवा सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन है, हाँ तक तो ठीक है। बट व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन गवर्नमेंट स्कूल? उनके पास फोन नहीं, उनके पेरेंट्स के पास बेसिक फोन है बात करने के लिए, या उनके एरिया में नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, क्योंकि ये अभी भी प्राइवेट कंपनीज हैंडल कर रही हैं और जरूरी नहीं कि हर कोने में पहुंचा हो या उतनी स्पीड मेंटेन होती है। उनका क्या? हम एक बड़े हिस्से को यहाँ पर नजरअंदाज कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि हाँ, हमने स्कूलों में ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर दी, एग्जाम्स ऑनलाइन ले रहे हैं, लेकिन क्या ये एक और तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? और वो भी इस बार डिस्क्रिमिनेशन जो है कास्ट पर बेस्ड नहीं है, इस बार डिस्क्रिमिनेशन फाइनेंशियल कंडीशन पर बेस्ड है, इस बार डिस्क्रिमिनेशन नॉलेज पर बेस्ड है कि जिन लोगों को नहीं आता आप लोगों को सिखा सकते हो, लेकिन हद तक ही सीखा जा सकता है। एंड टॉकिंग अबाउट डिजाइन एजुकेशन, हम जब भी इस बारे में बात करते हैं, जब भी सॉफ्टवेयर की बात होती है, डिजाइनिंग की बात होती है, इट कैन बी डन ऑनलाइन। बट जब एक्चुअल प्रोडक्ट क्रिएट के करना, नाम भी बता दे ताकि जो बच्चे इनको सुन रहे हो उनको भी सॉफ्टवेयर यूज करने में आसानी हो। बिल्कुल, जैसे फैशन डिजाइन में कोरल ड्रॉ या फोटोशॉप या डॉब इलस्ट्रेटर, इंकस्केप, ये सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। इंटीरियर डिजाइन में 3ds मैक्स, ऑटोकैड, स्केचअप प्रो, दीज सॉफ्टवेयर आर यूज्ड। तो ये सॉफ्टवेयर जो है, इनको लर्न किया जा सकता है, इनमें स्किल अपनी डेवलप की जा सकती है इस टाइम पे। पर हाँ, अगर फैशन डिजाइनर है और उसके पास स्यूइंग मशीन घर पर है, तो वो स्टिचिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन हाउ मेनी ऑफ फैशन डिजाइनर्स कीप दैट एट, या कितने स्टूडेंट रखते हैं? कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होता है पर कॉलेजेस बंद है, तो वो उस चीज की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इंटीरियर डिजाइनर्स। वो डिजाइन्स और प्लान बना सकते हैं, आर्किटेक्ट्स भी डिजाइन और प्लान कर सकते हैं। व्हाट अबाउट फिजिकल प्रैक्टिसेस? क्योंकि कोई भी एजुकेशन प्रैक्टिकल एक्सपोजर के बिना कंप्लीट नहीं होती है। अगर हम बात करें लर्निंग की, बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस की जा सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम जस्ट ओनली गोना स्क्रिप्ट कि हाँ ये नहीं हो सकता, वो नहीं मिल रहा। हाँ, कुछ चीजें हैं जिनकी पॉसिबिलिटी है, सीखा जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। आप अपना पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हैं, आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, ऑलरेडी बने हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके आप रिव्यू बना सकते हैं, आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा इंप्रूव कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये जो लॉकडाउन है वो शायद बून की तरह साबित होगा। इवन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई वाज टेकिंग रेगुलर क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस मेरी होती थी, लेकिन मेरे पास शायद इतना टाइम ही नहीं था कि मैं ऑनलाइन क्लासेस को इस लेवल पे डेवलप कर पाऊं। पर जैसे ही लॉकडाउन हुआ,
I could make that then. I had time क्योंकि बाकी सेशंस कैंसिल हो गए. Now I am reaching to the people of 96 countries, जो मैंने कभी शायद पहले सोचा भी नहीं था. I am not saying it's good, but it's a beginning कि लोग समझ रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन कितना इम्पैक्ट डाल सकती है, डिजिटल मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है. लेकिन हमें ये तथ्य बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि अगेन इट इज अ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल हु आर फाइनेंशियली नॉट वेरी साउंड, या उनकी प्रेफरेंसेस जो हैं वो फूड एंड ग्रोसरी को पहले रहेगी. और जिस तरह से इकोनॉमिक स्टेप्स अभी हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं, यू नो इट, कि हम लॉकडाउन खोलना नहीं चाहते, कोई भी चॉइस से लॉकडाउन नहीं खोलना चाह रहा है, लेकिन जो पहला अनलॉकडाउन हुआ है वो इसलिए हुआ है कि हमारी इकोनॉमिक नीड है. आज भी बहुत सारे लोगों तक हम चीजें नहीं पहुंचा पा रहे हैं और उनकी जरूरतें फूड और बेसिक नीड्स हैं. तो क्या हम उनको एजुकेट करने की बात कर सकते हैं? जो हम बात करते हैं कि साक्षरता मिशन, क्या अभी उसके बारे में कुछ सोचा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं. हाँ, टीवी के माध्यम से गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी कोशिश की है कि एजुकेशन को पहुंचाया जा सके इन स्पेस ऑफ फोन. लेकिन प्रशांत, जानने की बात यह है कि टीवी कहां तक पहुंचा. चलिए, ये जो आपने बताया ये बड़ा ही कंसर्न करने वाला मामला है. आपने जो शेयर करा, हमसे बहुत बहुत धन्यवाद. आपने बताया, ये हमसे शेयर भी करा कि डिस्क्रिमिनेशन पहली बार ऐसा हो रहा है कि कास्ट के ऊपर नहीं हो रहा, फाइनेंशियली हो रहा है, और इसको आप रोक नहीं सकते हो. आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है लर्न विद निखिल नागपाल, मुझे उसके बारे में भी थोड़ा बताइए. हम जानना चाहते हैं कि वो क्या, उसमें क्या काम कर रहे हैं. प्रशांत, I was working with MIT यूनिवर्सिटी. मैंने MIT यूनिवर्सिटी के साथ काम किया. मैंने जी, आप HOD थे वहां पे. जी हाँ, और हम जब भी काम करते यूनिवर्सिटीज के साथ, वो एक अपना सिलेबस अपडेट करते हैं. यूजुअली वो सिलेबस कई बार 1 साल में अपडेट होता है, कई बार 5 साल में अपडेट होता है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज. सो व्हाट आई फाउंड कि समय बहुत जल्दी से बदल रहा है, हमारी एजुकेशन बहुत जल्दी से बदल रही है, लेकिन ये करिकुलम उतनी स्पीड से नहीं बदल रहा है. And finally, I decided I'll not be part of that system जहां पर मुझे इन चीजों पर कोई भी कभी सवाल उठे उस पर जवाब देना पड़े, क्योंकि मैं खुद उस सवाल को शायद पूछना चाहूंगा rather than उस पर जवाब नहीं. तो क्या आपके साथ कभी किसी स्टूडेंट ने ऐसा पूछा जो आप अभी सवाल कर रहे हो दूसरों से, तो आपसे सवाल पूछा गया या कोई ऐसी घटना आपके साथ कभी नहीं हुआ? प्रशांत, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा मेरे पास एक पॉजिटिव वाइब के साथ आते हैं कि सर के पास जाएंगे ना तो सर हमें हमेशा अच्छा ही कुछ बताएंगे. तो जब आप उनको बोल रहे होते हो कि अभी सिलेबस के हिसाब से करना है, हम कुछ भी करके अगेन फाइनली उसी डीलिंग पे आ जाते हैं कि हाउ मच द स्टूडेंट्स को. मैं जो आपके स्टूडेंट आपके पास आते हैं, मैं बड़े हक के साथ, हालांकि मैं नॉर्मली किसी का PR करता नहीं हूँ ऐसे, और ना कि एज ए जर्नलिस्ट करना भी चाहिए. मैं खुद इन भाई साहब को फोन करके कई बार पूछ लेता हूँ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आपके पास क्या सॉल्यूशन है. तो मैं बड़ा ही गर्व के साथ ये बात इनका इंटरव्यू लेते हुए बोल रहा हूँ. मैंने बहुत सोच समझकर इनको बोला कि आप मुझे इंटरव्यू दो, क्योंकि मुझे लगता था कभी ये बीच में डांट ना दे. तो निखिल जी, आप अब कंटिन्यू कर सकते हैं. माफ करना, क्योंकि आपने स्टूडेंट्स का नाम लिया, तो मैं खुद आपका कहीं ना कहीं स्टूडेंट हूँ, तो इसीलिए आप अपना कंटिन्यू करिए. जी प्रशांत, जब लर्न विद निखिल नागपाल शुरू किया तो मेरा एक ही थॉट प्रोसेस था कि जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है हमको उस तक पहुंचना नहीं है, उसको एक्सीड करना है. क्योंकि आज भी इंडस्ट्री पता क्या बोलती है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, लेकिन यू नो व्हाट, जो आपके फ्रेश स्टूडेंट्स है ना, उनके पास एक्सपीरियंस के अलावा जो एक्सपीरियंस नहीं है उसके अगेंस्ट उनके पास एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसको कभी भी इंडस्ट्री, खासकर हिंदुस्तान में, इंडिया में यूटिलाइज नहीं कर पाई. उसको बोलते हैं फ्रेश पर्सपेक्टिव. किसी भी चीज को देखने का नजरिया, जब ट्रेन्ड लोग किसी चीज को उस तरीके से देखते हैं और जब एक नया बच्चा आकर उस तरीके से देखता है और उसको बता दीजिए तुम्हारा तरीका तो तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, तो वो 90% एनर्जी ना उसकी वहीं वेस्ट हो जाती है ये मानने में कि मुझे तो कुछ आता नहीं. बट आई बिलीव कि हर बच्चा जब भी वो नए परिवेश से डेवलप हो गया है, वो बच्चा उस एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा है जिस एजुकेशन सिस्टम में उससे पिछली जनरेशन नहीं पढ़ी है, उसको ज्यादा पता है. द ओनली प्रॉब्लम इज कि उसकी परसिस्टेंस, उसकी परसिवरेंस उस लेवल की नहीं है, लेकिन उसका जो पर्सपेक्टिव है इट कैन बी बेटर इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. वो हमेशा ही पिछलों से अच्छा हो सकता है. शायद इसीलिए फेसबुक जो है वो एक बच्चे ने बनाया जो ड्रॉप आउट था, अभी वो सबसे बड़ा बिजनेस हैंडल कर रहा है.
शायद इसीलिए गूगल जैसा सर्च इंजन जो था उसको पीएचडी प्रोजेक्ट में रिजेक्ट कर दिया गया था बाय लर्नड प्रोफेसर. आई एम नॉट सेइंग कि दे वर रॉन्ग, दे वर राइट एट दैट कॉन्टेक्स्ट, बट समझो कि अगर सिलेबस ही बदल जाए तो हम सिलेबस पढ़ा रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट पूरा कॉन्टेक्स्ट बदल जाए? क्या हम कोरोना के लिए रेडी थे? नहीं, हमें इमीडिएटली बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में रेडी होना पड़ा. लेकिन काम हमें कौन सी चीजें आई? यूडेमी, कोर्सेरा, एडेक्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. और जिन चीजों की हम बात करते हैं प्रशांत, बच्चों को बोलते हैं फेसबुक पे मत जाओ, इंस्टाग्राम पे मत जाओ. यू नो व्हाट? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इज बीइंग यूज्ड फॉर क्लासेस. व्हाट हैज हैपेंड? किसी के फ्रेश पर्सपेक्टिव ने कभी हमें यूनाइट किया था, लेकिन आज वो नेसेसिटी बन गया है. एजुकेशन उसके बिना पॉसिबल नहीं हो पा रही है. इफ यू वांट टू सर्च समथिंग, आप यूट्यूब पर जाकर ट्यूटोरियल सर्च करते हैं, वरना पेरेंट्स क्या कहते हैं, मोबाइल साइड में रख दो. और अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है कि टीचर्स व्हाट्सएप पे लेसन भेज रहे हैं, तो क्या बच्चा सच में पढ़ रहा है? एक्चुअली लर्निंग ट्रेडिशनल मेथड से बहुत पहले से स्टॉप हो गई. लर्निंग सिर्फ टीचर से नहीं होती, लर्निंग पूरे माहौल से होती है. और वो माहौल बदल रहा है, हमें उसके साथ बदलना होगा, ये सबसे बड़ी बात है. लेकिन हम कहीं ना कहीं अभी भी अपने पुराने कॉन्टेक्स्ट में बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप में सोचते हैं कि हमें इतना कुछ आता है, हम नहीं बदलना चाहते. तो जब तक हम नहीं बदलना चाहेंगे, चीजें शायद नहीं बदलेंगी. और वही चीज थी जब लर्न विद निखिल नागपाल शुरू किया मैंने मेरे कोर्सेज भी जो हैं वो बहुत ही, मतलब तुम्हें लगेंगे अजीब से कोर्सेज, ग्राफिक डिजाइन फॉर फैशन डिजाइन, फैशन मर्चेंडाइज मैनेजमेंट. क्योंकि जो क्लासेस में वो एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है एक सेमेस्टर में, जहां पढ़ाया जाता है कि ये चीज होती है, ये चीज होती है, बट व्हाट अबाउट प्रैक्टिसिंग? यू नो व्हाट? फैशन डिजाइन में अभी ग्राफिक डिजाइन इतना घुस गया, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, लेकिन अभी भी वो अच्छी यूनिवर्सिटीज में 2 या 3 सेमेस्टर्स में. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग इट, बट हमें अपनी साइकिल जो है, चेंज की साइकिल, उसको थोड़ा सा फास्ट करना होगा, उससे आगे बढ़ना होगा. क्योंकि अभी भी बहुत सारे कॉलेजेस के पास ये सॉफ्टवेयर परचेज नहीं है. कुछ कॉलेजेस नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो इन चीजों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट अगेन नेशनल इंस्टीट्यूट्स में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं? और टिपिकली आप अगर देखेंगे तो एमएसएमईज जो हमारी है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जो बेसिकली लाइफ लाइन है इस कंट्री की इकोनॉमी की, उनमें कितने एक नेशनल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स काम करते हैं या उन्होंने फाउंड किए? वो लोग हैं जो शायद सेकंड टियर कॉलेजेस से, सेकंड टियर सिटीज से आए हुए हैं, एंड दे आर अर्निंग वेल, दे आर डूइंग वेरी गुड. द ओनली थिंग इज कि उनको वो चीज हार्ड वे से सीखनी पड़ेगी. तो अगर वो लोग रेडी होंगे तो सोचो हम कितनी स्पीड से इसी इंडस्ट्री को अपने डायरेक्शन में, अपने जिसको हम कहते हैं इकोनॉमी को बूस्ट अप करने में यूज कर पाएंगे. मेक इन इंडिया सुनने में जितना अच्छा लगता है, करने में शायद उससे भी बहुत ज्यादा ग्रेशियस और ब्रिलियंट होगा, लेकिन अभी भी हमें उसके लिए तैयार होने के लिए फ्रेश पर्सपेक्टिव वाला माइंडसेट चाहिए. आज भी आप जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो बैंक्स यूं पूछते हैं, अच्छा तो तुमने डिग्री कर ली, मतलब अब तुम चला लोगे बिजनेस? शायद नहीं चला पाए. लेकिन इजराइल जैसी इकोनॉमीज क्यों इन्वेस्टमेंट करती है स्टार्टअप? उनको पता है कि शायद 100 में से 3, 5, 15% स्टार्टअप सक्सेसफुल होंगे, बट वो आने वाले समय के माइलस्टोन्स होंगे, बड़ी कंपनियां होंगी जिनकी बेसिस पे इकोनॉमीज चलेंगी. तो क्या हमें ये रिस्क लेना चाहिए या नहीं, ये तो सुनने वालों पर छोड़ देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा. सो न्यू एज के लिए मैं आपको यहाँ पे रोकता हूँ, मुझे आपसे ये जानना है कि क्योंकि आप बहुत पढ़े हुए हैं और आप रोजाना पढ़ते भी होगे, मुझे पूरा यकीन है, और आप पढ़ा भी रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया की बात करी जाए तो टॉप 5 डिजाइनर्स इंडिया में कौन होंगे आपकी इंडस्ट्री में? क्या आपको लगता है? या कभी से शुरू कर लीजिए और आज तक आपकी मर्जी. अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट ओपिनियन है, और कभी भी मैं अपना फेवरेट होऊंगा तो मेरी ग्रोथ ही रुक जाएगी, हमेशा माइंड रखना ये बात को. लेकिन इट्स पर्सनल ओपिनियन बेस्ड थिंग, राइट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियन डिजाइनर्स ओनली, ग्लोबली बात करते हैं. शायद मेरी पहली चॉइस जो रहेगी कार्ल लागरफेल्ड रहेंगे, और अगर हम बात करें दूसरी चॉइस की तो आई पर्सनली एडमायर सब्यसाची वेरी मच. देन कम्स विक्रम फडनेस. I personally met him also. He's gem of a person, and
बाकी दो की अगर बात करें तो आई एम गोना गिव यू अ सिंगल ब्रांड नेम, दैट इज शैम्पू एंड निखिल. यस, आई एम चीटिंग, बट दैट्स काइंड ऑफ थिंग. एंड अगर इसके बाद जाते हैं तो देन कम्स गौरव गुप्ता. बट ये सारे अपने आप में बहुत ही ब्रिलियंट डिजाइनर्स हैं. मेरी जो रैंकिंग है वो मेरे पर्सनल ओपिनियन बेस्ड है, नॉट ऑन द वर्क बेसिस. आई आपका पर्सनली पर्सनल एडमायर ओपिनियन देम पूछा ऑल. है. मुझे ये बड़ा जानना है कि सब्यसाची पिछले 4-5 साल में काफी ज्यादा उभर कर आया है. ऐसा क्यों? ऐसा क्या अलग से कर दिया? उनकी मार्केटिंग टीम इतनी अच्छी है या उनका काम इतना अच्छा है? उनका ग्राउंड वर्क बहुत स्ट्रांग है. ग्राउंड वर्क यानी कि जब हम रूट्स पे काम करते हैं कुछ साल के लिए ना, तो बहुत अच्छे से हम जब उभर के आते हैं तो सभी को डिजाइन्स पसंद है. इट टेक्स डिसीजन इमीडिएटली. उनको मेरे ख्याल से, जो मैं एक कॉन्सेप्ट बच्चों को बोलता हूँ जब भी पढ़ाता हूँ या मोटिवेशनल लेक्चर्स लेता हूँ, कि आइडिया अच्छा या बुरा नहीं होता है, आइडिया बड़ा या छोटा नहीं होता है. आइडिया अपने आप में कुछ नहीं कर सकता है. हाँ, तुम्हारा कुछ काम आसान जरूर कर सकता है, पर एक आइडिया के सक्सेसफुल होने के पीछे एक पर्सन की जिद इंपॉर्टेंट. तो आप कितने जिद्दी हो किसी आइडिया के पीछे, वो इंपॉर्टेंट है. आइडिया बहुत बेसिक हो सकता है, शायद आज लोगों को समझ भी ना आए, पर जब आप उसको करके दिखा देंगे तभी वो लोगों को समझ. तो फॉर दैट पर्सनली एडमायर सब्यसाची, बिकॉज ही इज बिहाइंड. जब उन्होंने मुंबई में अपना बड़ा सा शोरूम खोला तो पीपल वर लाइक, nobody opened such a big store in Mumbai. बड़े बड़े ब्रांड्स भी नहीं खोलते. इतना स्पेंड करके कैसे कमाओगे? बट यू नो व्हाट, डिजाइनिंग is about grandeur, luxury, and if you cannot showcase it, I think you just didn't get the definitions right. So शायद इसी thought process की वजह से the person is expanding and expanding and expanding. ठीक है निखिल नागपाल जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद. आप हमसे जुड़े आज. हमें बताया आपने ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में हमें बताया, आपने फैशन डिजाइनिंग के में बताया, आपने बताया कि एनआईटीज क्या कर रही है, आपने बताया एनआईडीज क्या कर रही हैं, आपने बताया कि सबसे अच्छा जो मुझे लगा, करने से ज्यादा रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है. आपने बताया कि किस बिजनेस को आने वाले लोग या जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो कैसे काम कर सकते हैं. हमें फ्रेश स्टूडेंट से फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलेगा, ये भी बताया. ये कोटेशन बहुत अच्छी थी. तो बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी आपका. आप हमसे जुड़े, आपने हमें समय दिया. बहुत बहुत धन्यवाद. My pleasure, and thanks to all for their patience.